यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज 1 घंटे के सफर में 3 बातों की चर्चा करेंगे। पहली बात ये कि पत्नी के कारण एक व्यक्ति ने खुदकुशी की और खुदकुशी में उसने जो अपना सुसाइड नोट 24 पन्ने का लिखा या 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया, वो देश में एक बड़ा सवाल पैदा करता है, जिस सवाल पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। क्या मर्द को दर्द नहीं होता? दूसरी खबर, सीरिया में राष्ट्रपति असद के भाग जाने के बाद वहां की एक जेल चर्चा में है। जेल जो भयानक है, जेल जिसमें इतनी यातनाएं दी गई हैं कि किसी की भी रूह कांप सकती है। और तीसरी बात हम करेंगे कि हिंदुस्तान के भीतर जो रोहिंग्यास हैं, क्या उनको बांग्लादेश आतंकवादी के तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल करा करके यहां बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहा है? पाकिस्तान उसका साथी बन रहा है। सबसे पहले बात होगी बेंगलुरु की। बेंगलुरु में मंजुनाथ लेआउट एक अपार्टमेंट, उसमें पड़ोसी एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ते हैं क्योंकि वहां रहने वाले आदमी को लेकर के अंदेशा होता है। जब दरवाजा टूटता है तो अंदर उस घर में जो नौजवान रह रहा था उसकी लाश लटक रही होती है। कमरे में एक तख्ती होती है जिस पर लिखा होता है जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय बाकी है। जिस इंसान की लाश लटक रही थी उसका नाम था अतुल सुभाष। बिहार के समस्तीपुर का यह नौजवान बेंगलुरु की एक कंपनी में बतौर एआई इंजीनियर काम कर रहा था। अतुल सुभाष ने खुदकुशी की। उसने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया जो 1 घंटा 20 मिनट का है और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी है। इस सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग, पीयूष सिंघानिया भी कहते हैं, और चचिया ससुर जिसको कहते हैं हम, सुशील सिंघानिया के साथ जौनपुर की जज का नाम भी लिखा है। अतुल के मुताबिक वह अपने खिलाफ दर्ज कई मुकदमे और आर्थिक मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड करने का फैसला कर रहा है। ये कहानी बहुत दहलाने वाली है और ये कहानी हिंदुस्तान के समाज में मर्दों को लेकर के जो असहिष्णुता है, मर्दों को लेकर के कानूनी लापरवाही है, नजरअंदाजी है, उसका बहुत बड़ा सबूत है। अतुल के वीडियो और सुसाइड नोट में देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और कानूनी खामियों के चलते महिलाओं के हाथों पुरुषों के दमन चक्र के सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है। दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पुलिस अदालतों की सांठगांठ ऐसी हो गई है कि आदमी को अक्सर उससे मुक्ति का कोई रास्ता सूझता नहीं। निचली अदालतों में वकीलों, दलालों और कथित तौर पर जजों का एक ऐसा नेक्सस है जो महिला उत्पीड़न की आड़ में पुरुषों के दोहन और दमन का संस्थागत स्वरूप ले चुका है। जिस आदमी का यह वीडियो है, जिस आदमी का सुसाइड वीडियो आप देख रहे हैं, सुसाइड नोट भी है 24 पन्नों का, यह वीडियो अगर आप सुनते हैं 1 घंटे 20 मिनट का, तो आप कई बार यह बहुत परेशान करता है। और हजार की तादाद में लोग ऐसे होंगे जो अतुल की ही तरह के हालात से गुजर रहे होंगे। वो भी कभी कभार इसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए होंगे, क्या उनको खुदकुशी करनी चाहिए? अतुल के वीडियो का एक टुकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप सुने। और एक आदमी जो जिंदगी को खत्म करने पर आमादा है, उसको लगता है कि इस तरह के हालात से बेहतर तो मौत है, और वो क्या कहता है ये सुनिए। मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड एंड आई थिंक दे आर राइट, दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। मेरे साथ 2 मेहमान, खास मेहमान हैं। उनसे बात करने से पहले मैं कुछ बातें अतुल के हवाले से बताना चाहता हूं। अतुल बिहार के समस्तीपुर के
नौकरी बेंगलोर में कर रहे हैं, शादी जौनपुर में हुई। शादी के 2 साल के बाद एक बेटा जब हुआ, पत्नी निकल गई घर से और अतुल से लगातार उनके ऊपर इस बात का दबाव बनाती रही कि आप मुझे पैसे देते रहो। 10 लाख रुपए आरोप है कि दहेज के लिए अतुल ने मांगा था, जिसके चलते निकिता सिंघानिया के पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अतुल के ऊपर ये मुकदमा है। कुल 9 मुकदमे हैं, घरेलू हिंसा के, डॉरी के, टॉर्चर के और अननेचुरल सेक्स के। अतुल के मुताबिक यह आरोप जो है 10 लाख रुपए का और पापा के मर जाने का किसी फिल्म की खराब स्क्रिप्ट की तरह है, क्योंकि निकिता पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में यह बात कबूल कर चुकी थी कि उनके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारी और डायबिटीज़ के लिए एम्स का दौरा करते थे, यानी कि चक्कर लगाते थे, इलाज हो रहा था। मसला इतना ही नहीं है, डॉक्टर ने यह भी कहा था कि वे कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ महीनों के मेहमान हैं और तभी ये शादी जल्दबाजी में की गई थी। अब कोर्ट में क्या हुआ था ये दिखाने और बताने से पहले मैं वॉल पे चलूंगा, ग्राफिक्स दिखाऊंगा आपको। मैं अपने दोनों मेहमानों को जोड़ना चाहता हूं। सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, देश के जाने माने वकील हैं, और दीपिका नारायण हैं। दीपिका की पहचान मर्दों के हक में आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है और दीपिका को लगता है कि यह भी एक कम्युनिटी है जिसके बारे में कम सोचा जाता है और उसको ये माना जाता है कि वही केवल अत्याचार करता है और विक्टिम जो है महिलाएं होती हैं। ऐसा नहीं है, मर्द भी विक्टिम हैं और मर्दों के साथ भी बहुत अत्याचार, अनाचार होता है। सिद्धार्थ लूथरा साहब, ये कानून में ऐसा क्या है कि 498 हो जाने के बाद 498 भी ए भी आ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि पत्नी ने या महिला ने अगर मुकदमा कर दिया, एफआईआर दर्ज करा दी है, तो इंसान ने, मर्द ने ऐसा किया ही होगा और फिर हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि इंसान जान दे देता है। उसको लगता है कि यही ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है जो जान देने के बाद आती होगी। पहली चीज हमें समझना पड़ेगा कि 498 आईपीसी में शुरू में नहीं था। ये जब लाया गया इसलिए लाया गया क्योंकि संसद को लगा, सरकार को लगा कि औरतों पे अत्याचार हो रहा है, दहेज के लेते हुए अत्याचार हो रहा है। इसके पहले डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था और फिर इसे भी लाया गया। साथ इसके साथ हम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 भी लगा देते, पुलिस लगा देती है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया कि लोग अगर शादी की या साथ रहते समय अत्याचार करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया गया जी। और साथ ही लोग सेक्शन 125 सीआरपीसी जो पुराना प्रावधान था जिसके तहत मेंटेनेंस मांगी जा सकती है, उसके भी दावे होने लगे। तो जब ये लाया गया तो उस टाइम एक सोच थी संसद में कि एक कानून जरूरी है कि दहेज प्रथा को कम किया जाए, खत्म किया जाए। लेकिन इसके साथ ही दो बदलाव आए। एक तो तजर्बे से, एक्सपीरियंस से ये पता लगा कि ये मिसयूज हो रही है, तो इसलिए हमने अलग अलग जगह में एंटी डाउरी सेल पुलिस में या क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बना दिए। अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल क्या है, जब कंप्लेंट आती तो एकदम पर्चा एफआईआर नहीं दर्ज होता, शुरू में उसको लिया जाता है और उसमें पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, सोशल वर्कर भी उसमें कभी कभी लागू होते लगाए जाते हैं, जिसमें कोशिश की जाती है कि समझौता हो जाए या लोग साथ रह लें या अगर बटना है तो डिवोर्स हो जाए और वहीं समझौता हो जाए, वहीं लेन देन की बात, जो भी किसी का सामान आया था सामान वान लेके खत्म करें। जी। कुछ हद तक तो ये सही रहे, कुछ हद तक नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल और ये जो इंक्वायरी का प्रोसेस है एफआईआर के पहले, इसको माना। ललिता कुमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन है 2014 का। तो एक जगह ये है। साथ ही संसद को लगा कि इन मुकदमों में लोगों को गलत गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए सीआरपीसी में एक बदलाव लाया गया जिससे सेक्शन 41 से 41 भी और 41C लाए गए। और इन प्रोविजन से ये हुआ कि 7 साल की सजा तक, और मैट्रिमोनियल ऐसे केसेस में देखा गया, शादी के जिससे जो केस निकलते हैं उसमें देखा गया कि 7 साल की सजा जहां है
वहां पुलिस अफसर अरेस्ट नहीं करेंगे, वो पहले नोटिस देंगे, बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर भी होने के बाद। जी। तो एक इंक्वायरी हुई, एक एफआईआर के बाद भी अरेस्ट नहीं हुई, और 41 से 41 ही लाए गए, जो अभी नए बीएनएस में भी है, भारतीय न्याय संहिता में भी है सिविल इंक्लोजर। तो ये दूसरी चीज लाई गई, और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट दी। एक तो अरनेश कुमार थी, अरनेश कुमार ने कहा कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट करना पुलिस वालों का हक नहीं है, आप पहले देखिएगा कि कोई जरूरत है अरेस्ट की, पहले नोटिस दीजिएगा, नोटिस के बाद अगर कोऑपरेशन नहीं है या इंसान पेश नहीं होता, जो आदमी पेश नहीं होता। अभी सिद्धार्थ लूथरा साहब, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि अदालतों को इस तरह के मामलों में जो फैमिली से आते हैं और दहेज उत्पीड़न को लेकर के आते हैं, सतर्क रहना चाहिए और कानून का दुरुपयोग करके पति के रिश्तेदारों को फंसाया तो नहीं जा रहा है, यह उसको देखना चाहिए, यानी कि पुलिस को और कोर्ट को खास करके देखना चाहिए। आंख मूंद करके आप यह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जो मुकदमा हुआ है वो सही है। एकदम सही आपने कहा, और मैं इसके आगे आपको बताना चाह रहा हूँ। एक केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल, जो आज भी लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार को माना है और कहा है कि ऐसे केस में अरेस्ट अगर गलत होगी 41 के बगैर, तो पुलिस अफसर पे डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। और उन्होंने सारे देश के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी से इंफॉर्मेशन मांगी कि बताइए कहाँ आपने गलत अरेस्ट की है, 41 की कंप्लायंस नहीं की है जी। एक तो ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, तकलीफ ये है, जो मैडम भी बताएंगी आपको, कि सच्चाई ये है कि जब ऐसा कोई पारिवारिक विच्छेद होता है, तो हमारे यहाँ वकील, मैं कह सकता हूं, ये 3 चीजें होती है। एक तो 498, 406 का एफआईआर या कंप्लेंट हो जाती है, उसके साथ ही सेक्शन 125 सीआरपीसी का क्लेम हो जाता है, उसके साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस का क्लेम हो जाता है, और उसके साथ ही अगर लिया जाए तो और भी जो कई चीजें जोड़ दी जाती हैं ताकि आदमी जो है वो चारों तरफ से फंस जाए। जिसे कहते हैं ना, एक गुच्छा सा बन जाता है केसेस का, 5-6 केसेस बन जाते हैं जी। उसके अपील चैलेंजेस वगैरह चलती हैं, वो अलग चीज है। अब सिद्धार्थ साहब, मैं बस दीपिका को जोड़ना चाहता हूं आपकी बात के साथ। जरूर जोड़ी। दीपिका, ये मामला सिर्फ एक नहीं है, लेकिन ये दहलाने वाला है। मैं आज वीडियो उस आदमी का सुन रहा था और सुसाइड नोट पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि एक आदमी कितनी मानसिक यंत्रणा से गुजरता होगा, और वो अपने पूरे परिवार को लगातार अपनी आंखों के सामने तबाह होता देख रहा है, अपने माँ बाप को परेशान होता देख रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई तो उस तरफ जा रही है और मेरे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो मेरे पैसे से की जा रही है। मुझको तबाह करने के लिए जो हथियार उठाया जा रहा है वो मेरा ही दिया हुआ है, और ऐसे में बेहतर ये है कि आप मर जाओ। और इस तरह के मामले आपके पास बहुत आते होंगे। जी राणा सर, मैं तो पिछले 12 साल से ऐसे जाने कितने सुसाइड के केसेस समाज के सामने ला चुकी हूँ, लेकिन शायद अतुल की जो आप बीती है और वो जो वीडियो है और जो उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा है, उन्होंने सब लोगों को इतना झकझोर दिया। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अतुल का केस नहीं है, यहाँ पे मेरे पास अवधेश यादव का सुसाइड नोट है, अरविंद भारती का सुसाइड नोट है। चंद लाइन अवधेश की सुसाइड नोट से मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगी, ताकि आपको पता चले कि इंसान को फील क्या होता है। अवधेश ने 2015 में सुसाइड किया। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। 2014 में अवनेश कुमार की जजमेंट के आने के बाद ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ, तो और अन्य हथकंडे अपनाने शुरू हो गए लोग कि 376 भी फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ पे लगा दो, 370 अननेचुरल सेक्स जो अतुल के ऊपर भी लगी थी वो भी लगा दो, फादर के ऊपर मॉलेस्टेशन का केस लगा दो, ताकि किसी तरह से गिरफ्तारी हो। और उसके बाद जो अमाउंट जो डिमांड करा गया है, जैसे इनके केस में भी, वो एक बहुत ही हाई अमाउंट डिमांड किया जाए ताकि प्रेशर में आके फैमिली मरता खर्चता वो सेटल कर ले। तो अवधेश एक बैंकर थे, मुश्किल से 1 साल 1.5 साल इनकी शादी को हुआ था। जो महिला थी वो इनसे शादी करना नहीं चाहती थी, जाने क्या उनका रीजन था, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगी। बट इस इंसान के ऊपर 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस 125, उसका तो पूरा पैकेज था ही। फिर उसके बाद डीवी के ऑर्डर में उस महिला ने रेजिडेंस राइट्स लिए
जबकि वो इनके साथ रहना नहीं चाहती थी, इतने ज़्यादा खराब इंसान है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने रेज़िडेंस राइट्स लिए और जब वो वहाँ पे घर पे आई, जब इनके फादर और ब्रदर वहाँ पे खड़े थे, उनके साथ ज़बरदस्ती लड़ाई शुरू करी और उसके बाद जाके मोलेस्टेशन का केस उनके ऊपर ठोक दिया। तो अवधेश ने सुसाइड कर लिया कुछ ही दिन बाद और वो ये कहते हैं कि इस तरह का कानून हमारे देश में बना जो सिर्फ़ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान कर देता है। क्या एक चांस नहीं मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का? सिर्फ उसके एक स्टेटमेंट से मुझे मुजरिम बना दिया गया। पुलिस बैंक में आई, मेरी अपनी रेपुटेशन जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ खराब हो गई। उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट से मेरे पिता और भाई को पुलिस थाने ले गई। मेरी पूरी जिंदगी में जिस परिवार ने पुलिस थाने की शक्ल नहीं देखी थी, वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे, जबकि उन्नति की एक भी बात सच्ची नहीं थी। अब मैं आपको इस केस का, अवधेश के केस का और बहुत ही ज़्यादा भयावह पक्ष बताती हूँ। उसके सुसाइड के बावजूद जो क्रिमिनल केसेस उसके फैमिली के ऊपर थे, वो चलते रहे और क्योंकि वो लोग पूरा टूट चुके थे, उन्होंने लड़की के सामने हाथ जोड़े और जो 306 का मुकदमा हुआ था, वो खत्म करना पड़ा, सेटल करना पड़ा। ये अरविंद सेटल भारती का करने की, केस है, सिद्धार्थ जी, 2017 से हम लोग ये लड़ सेटल रहे करने हैं, का आज मामला तक जो है, मैं सुसाइड नोट पढ़ रहा था, वीडियो सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी ने 10 लाख रुपए मांगे और ये कह करके कि मेरे पिता का हार्ट अटैक हो गया। मतलब पत्नी ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए दहेज इन्होंने मांगे थे और चूंकि मेरे पापा के ऊपर दबाव आया तो हार्ट अटैक हो गया। हालांकि वो मामला रफा दफा हो गया था क्योंकि उनके पर पिता के 302 की धारा लगवाई। मैं तो लगवाई मैं वहीं आ रहा हूँ। जौनपुर पुलिस की हैरानी हूँ कि मर्डर का चार्ज कैसे लगा दिया उन्होंने मैं इस केस भाई में। सिद्धार्थ से तो पूछना आप समझ चाहता हूं सकते हैं कि कि हाँ कोर्ट जी। के भीतर यह सारे एविडेंसेस थे कि उनके पिता का इलाज एम्स में चल रहा है। उस आदमी को डॉक्टर ने कह दिया था कुछ दिनों के मेहमान आप हैं। उसके बाद उनकी मौत होती है और अदालत ये मान लेती है कि नहीं, यह जो महिला कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, उसी 10 लाख रुपए के चलते आप ने अपना पिता खोया होगा। दूसरी बात ये कि जब उन्होंने 3 करोड़ रुपए मांगे कि 3 करोड़ रुपए दो, हम सेटल कर लेंगे, यह बात जब उन्होंने जज से कही, मैं उनके वीडियो और टेक्स्ट के हवाले से आपसे बता रहा हूँ, तो जज साहिबा ने कहा कि क्यों तुम 3 करोड़ दे नहीं सकते हो, तुम इतना कमाते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कम इतना कहाँ कमाता हूँ, मैं तो नौकरी वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम सेटल कर लो, 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, मैं सेटल करवा लूँगी, तुम्हारी बीवी भी एडजस्ट कर लेगी। अब सवाल ये सर कि एक आदमी जो अपने सुसाइड नोट में वीडियो में भेज करके जा रहा है, एफआईआर में क्या जज का नाम नहीं हो सकता है? देखिए, आपने दो चीजें कही। एक तो आपने कहा कि जज ने करप्शन की बात की थी, वो एक अलग चीज है, वो और उस पर अगर कार्रवाई जो होनी चाहिए होगी, एक चीज। दूसरी अगर बनती है तो जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा कि वो परेशान थे, और तीसरी चीज जो आपने सुसाइड नोट की बात की, एकदम सही कही। हमारे देश में एक तकलीफ सी आ रही है, जो दीपिका जी ने भी बात चर्चा की, कि मैट्रिमोनियल केसेस में, ऐसे डाउरी केसेस में, एक तो पूरे परिवार को लपेटा जाता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए। एकदम सही कहा इन्होंने, और ये कानून का दुरुपयोग है और अलग अलग प्रावधान दिए जाते हैं। इन्होंने ठीक ठीक बताया है कि 7 साल की जो लिमिटेशन है उससे निकलने के बहुत तरीके आ गए हैं। आप रेप की एलिगेशन लगा दो, आप 377 की लगा दो, अब मिस कैरेज की लगा दो, आप चोट की लगा दो, ये ग्रीवियस हर्ट है, तो ये सब किया जा रहा है। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बदल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ऐसे मुकदमों को खारिज करने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन अब एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स आई कि एक तो मैट्रिमोनियल मैटर्स में पूरे परिवार को लपेटना गलत है और उनके विरुद्ध केस ना चलाया जाए, खत्म किया जाए। दूसरी चीज, उन्होंने हाई कोर्ट को भी हिदायत दी है कि आप एफआईआर को बस फेस पे ना पढ़ें, उसके पीछे भी देखें, बाकी चीजें भी देखें। और इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है मध्य प्रदेश से, अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी है, जहां एक साहब को, जो सरकारी अफसर थे, उनको फंसाया गया, उनके परिवार को फंसाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ एफआईआर का कंटेंट ना पढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे दुख की ये बात है कि अगर कोई आप पे झूठा इल्जाम लगाए तो उस झूठे इल्जाम में अगर आप अपने आप को इनोसेंट भी साबित कर दें, उसके बाद कॉम्पनसेशन लेना,
और जिस इंसान ने झूठी एलिगेशन लगाई है, उसके अगर एक्शन लेना किसी के बस की नहीं है, क्योंकि हमारे कानून में झूठे बयान देने पे कोई ऐसी पनिशमेंट, इतनी स्ट्रांग पनिशमेंट नहीं नहीं है। है, नहीं है। ना ही उसमें कॉम्पनसेशन लेना या मैलिशियस प्रोसिक्यूशन डालना या डैमेजेस क्लेम करना सिद्धार्थ जी, एकदम मैं आसान। 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। विकास हैं और ये अतुल के भाई हैं। अभी मेरे साथ जुड़े हैं लाइव। विकास, एक तो पूरी सहानुभूति है, आपके परिवार के साथ भी संवेदनाएं भी हैं। आपने अपना भाई गंवाया है, लेकिन आपके भाई बीच बीच में परिवार से संपर्क करते होंगे और अपनी तकलीफ बताते होंगे। किस तरह की हालत में थे? क्या ऐसी हालत थी उनकी मानसिक कि वो सुसाइड कर ले? ऐसे कोई मानसिक हमने बात करके या कभी उसने ऐसे कोई भी चीजें उसने शेयर नहीं की आपसे कि वो इतनी चीजें जो उसमें बता रहा है या सिस्टम के खिलाफ जो फाइट हो रहा है, उस फाइट में इतने करप्शंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उससे वो परेशान हो रहा है या कर रहा है। हमारे ऊपर उन्होंने उनकी वाइफ ने और उनके वाइफ के परिवार वालों ने ऑलरेडी केसेस डाल रखे थे, जिसमें मेरे बूढ़े माँ बाप को उन्होंने उनके ऊपर भी केसेस डाल रखे हैं, मेरे ऊपर भी केसेस डाल रखे हैं। वो डाउरी लेने के लिए और पता नहीं क्या क्या चीजों का केसेस उन्हें कौन कौन से सेक्शंस में मेरे ब्रदर के ऊपर डाल रखे हैं, जबकि जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि 100% जो है वो फॉल्स केसेस है। 100% जो उसने मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया है, उसमें अगर आप एक एक चीज की जो डिस्कशन किया है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप सुने और उसको मैच करके देखें। दीपिका, चूंकि अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक इंजीनियर, एआई इंजीनियर, एक कॉम्पिटेंट आदमी होता है, उसके पास सेंसेस होते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन हालात इस तरीके से बन जाएं कि उसको लग जाए कि नहीं, हमारी ज़िंदगी का जो भी कमाया हुआ है या मैं आज की तारीख में जो भी हूँ, वो मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाऊँ, और ये एक नारकीय ज़िंदगी है। अब उस तरह का आदमी अगर इस तरह की मानसिकता में आ जाता है, तो जो लोग सामान्य हैं, गांव देहात कस्बे से हैं, उनके लिए तो कानून और अदालतें और कचहरी और पुलिस, ये तो बहुत बड़ा आतंक हैं। जाना सर, जैसा मैंने पहले कहा कि अतुल, आज जो हम इंडिया में होता हुआ देख रहे हैं वो एक दिन या एक महीने या एक साल का दर्द नहीं है, सालों का दर्द है जो बाहर आ रहा है। जाने कितने सारे ऐसे पुरुष हैं जो सालों साल अपने आप को बेगुनाह प्रूव करने के लिए लड़ते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। ये कहानियां आम हो गई हैं, हम सब अपने आसपास देख रहे हैं। आज मैं जितने टीवी स्टूडियोज में थी, जितने भी लोग हैं, इवन मीडिया में जो काम कर रहे हैं, अपने आसपास लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरुष हैं जैसी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा अहम चीज, अतुल के केस में उसकी पत्नी ने उसको बोला कि उसके भाई को सेटल करने के लिए 50 लाख रुपए दो। वहां से पूरा डिस्प्यूट शुरू हुआ था, जब अतुल ने पहले दे दिए थे और वो भी ट्रांजैक्शंस उसने एविडेंसेस में शेयर करी हैं। तो यहाँ पे ये जो केस था ना, ये केस टेक्निकली डाउरी डिमांड का पत्नी की तरफ से था, पति की तरफ से नहीं। लेकिन हमारा कानून ये तो मानता ही नहीं है कि महिला भी किसी पुरुष को परेशान कर सकती है अपनी बेजा डिमांड से, किसी गाड़ी की डिमांड से, किसी ज्वेलरी की डिमांड से, किसी लाखों करोड़ों पैसे की डिमांड से। जब जुम्मा जुम्मा 4 दिन की या 10 दिन की शादी हो, अगर इस तरह की डिमांड्स किसी आदमी के सामने रखी जाए और अगर वो पूरी ना कर पाए, ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं। फिर सिद्धार्थ उसके जी, बाद जो उनकी हैरेसमेंट दीपिका जो शुरू कह होती रही है, हैं ये वो भी एक वायलेंस का केस नहीं डाल सकता। हाँ, तो दीपिका कह रही इतने हैं सारे कि राणा सर विक्टिम्स हैं आज के टाइम में, जिनको परपेट्रेटर बना दिया जाता है हमारे कानूनों में, और फिर उनकी हरासमेंट शुरू होती है सिस्टम की। तो कहाँ तो मैं खुद सही हूँ और कहाँ मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ूं। लेकिन मैं पुरुष होते हुए अगर अपने न्याय की लड़ाई के लिए सोचूंगा भी, तो उधर से मेरे पास 10 केसेस आ जाएंगे। तो मैं लड़ना भी चाहूंगा? सिद्धार्थ जी, ये एक ये बहुत बड़ा दीपिका बड़ा ने सवाल जिस है। तरीके से बात रखी कि जब आपकी बीवी आपसे 50 लाख रुपए की मांग करती है कि मुझे मेरे भाई को सेटल करना है, तुम पैसे दो, तो डॉरी के तहत नहीं माना जाता है। मर्द ने मांग लिया, पति ने मांग लिया, तो डॉरी में आ गया और वो अंदर चला जाएगा। और जैसे ही आपने आनाकानी की या फिर आप वहाँ से अपने संबंध हटाते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा मुकदमा आपके ऊपर आ जाता है और आप
उसी हालत में आ जाते हैं जहां अतुल खड़ा हो गया था। देखिए, आप दोनों ने और राणा सर, क्योंकि लूथरा सर हमारे साथ हैं, मैं सर बहुत संक्षिप्त में सिद्धार्थ सर एक चीज बोलना चाहूंगी। जब आप इन डिमांड्स को मीट करने के लिए मना कर देते हैं और उस शादी में एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, और एक कितने कितने अनगिनत फादर्स हैं जिनको अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं ये देखने दी अतुल ने भी जाती, लिखा है और वो बोला एक भी है। टेकी हो, चाहे कोई भी फादर हो, एक पिता तो पिता होता है, वो किस तरह की मजबूरी से गुजर सकता है, वो अतुल की भी आप बीती थी। देखिए, मैं दीपिका जी जो कह रही हैं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके नजरिए से कह रही हैं और ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा। आपने कहा कि औरत क्लेम कर सकती है, आदमी नहीं। उसका मैं थोड़ा एक आपको बताऊं, हमारे कानून में औरत को राइट है मेंटेनेंस लेने का। उसका हक है कि एक तिहाई, एक पांचवा हिस्सा, 1/5 या 1/3 ले सकती है, क्लेम कर सकती है। बच्चों का भी हक है। तो पहली चीज तो ये समझ नहीं पाएगी कि अगर कोई क्लेम करता है तो वो मेंटेनेंस एलिमनी, एक जिसे हम कानून समझता है और मानता है। और आप ये भी समझिएगा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में अगर आदमी नहीं कमा रहा और औरत कमा रही तो आदमी भी क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। दूसरी, और होता भी है और क्लेम होता भी है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा कि अदालतों ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया। सबसे बड़ी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि एक हमें सिस्टमिक चेंज चाहिए। सिस्टमिक ये चेंज चाहिए कि जो कानून है इतने सारे, उनको सिंप्लीफाई करके एक या दो, एक सिविल और एक क्रिमिनल बनाया जाए। अगर क्रिमिनल बनाना ही चाहते हैं, क्रिमिनल बनाने की जरूरत है कि नहीं, वो 40 साल पहले अगर जरूरत थी, आज है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये केस कोर्ट के आगे आते हैं तो हमारे फैसले, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम में, सिविल जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अरसे लग जाते हैं, तो इसीलिए लोगों को इंसाफ मिलना मैं मुश्किल हो सिद्धार्थ जी जाता आता हूं, चूंकि विकास फिर से जुड़ गए हैं, उनके साथ हमारा नेटवर्क अब थ्रू है। विकास, आपके भाई का एक बेटा भी है, आपका भतीजा भी है, और वो कहते हैं कि बेटे से नहीं मिलने दिया जाता था, बेटे से मुझको दूर रखने की लगातार कोशिश होती थी। बच्चे से परिवार का संपर्क पूरी तरीके से टूटा हुआ था या फिर कभी कभार संपर्क हो जाता था? सर, आपने अगर वो पूरे सारे अगर डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे तो उसमें व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं, जिसमें मेरा ब्रदर डिमांड करता है कि हमारे बच्चे से वीडियो कॉल पे बात करवाओ। वो बात कभी नहीं दी, कभी उन्होंने बात ही नहीं करवाया उससे, जबकि ये राइट होता है एक एस्पेक्ट पे भी। कोई सुनवाई नहीं की गई। आप अगर डॉक्यूमेंट देखोगे केसेस के तो इस बात पे भी कि वाइफ को या उनके तरफ से, मतलब जज की तरफ से कुछ भी ऐसा जो है वो उन्होंने कुछ भी बोलने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया। तो ये एक तरफा कानून या एक ये तरफा जजमेंट, दीपिका, एक ये तरफा कई सोच। मामले हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पति पत्नी अलग रहते हैं और कोर्ट ने कहा है कि पति को हक है अपने बच्चे से मिलने का, और पति हर मुमकिन कोशिश करता है, मिलने की बात छोड़ दीजिए, फ़ोन पे बात तक नहीं करवाई जाती है और वो छटपटा के रह जाता है, परेशान रहता है। तो कोर्ट की भी अनदेखी होती है और फिर भी कुछ नहीं होता। राणा सर, बात पूरी की पूरी मुझे जो लगता है वो यहाँ पे निचोड़ के आ जाती है कि देखिए, अगर हम समानता की, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे को 2024 में है, हमें ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, इमोशनल तौर पे आदमियों की बिल्कुल बराबरी कर चुकी हैं, और सिर्फ एक इन सेटअप्स में नहीं, बल्कि मैनिपुलेशन में, अब्यूज में और हैरेसमेंट में भी बराबरी कर चुकी हैं। तो अगर कोई महिला अगर किसी पुरुष का उत्पीड़न करती है, और हमारे को ये भी समझ में आता है, कानून को समझ में आता है, हमारी न्यायालय को समझ में आता है कि कानूनों का दुरुपयोग करके ये महिला कानून का फायदा उठाना चाह रही है, तो ये टाइम आ गया है कि कानून, हमारी कोर्ट्स जो हैं, जो जजेस जो हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। मैं आपको अभी पिछले जी, 2 महीने की, मेरे 2 पास बस महीने की 1 मिनट है, बताती हूँ। क्योंकि एक मुझे महिला जो बांग्लादेश है, और उसके जो रोहिंग्यास की तरफ बच्चे जाना पड़ेगा। हाँ,
एक महिला जो है, 2 बच्चे जो हैं उसके मेडिकली नीडी हैं और अपने पिता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। उनको विज़िटेशन के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, बाकायदा ओवरनाइट कस्टडी एक वीकेंड पे मिली हुई है उनको, लेकिन 3 बार और छुट्टियों में ही मिली थी कि छुट्टियों में 3 जो वीकेंड्स हैं, बच्चे जो हैं अपने पिता के पास जाएँगे। तीनों वीकेंड एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया और हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्नल हैं वो आर्मी में, कर्नल, ठीक है? वो एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगा लिया, पुलिस को भी बोल लिया, छुट्टियां थी लेकिन कोर्ट की तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उस महिला ने बच्चों को उनके साथ नहीं जाने दिया और पुलिस भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा ही अगर पिता के पास अगर बच्चा हो तो पुलिस बिल्कुल इंटरवीन करती है, बच्चे को ले भी लेती है। तो मुझे लगता है कि जहां ये तक जो हम कानून बराबरी की का बात अधिकार है ये वहाँ बराबरी खारिज हो है जाता कि है। महिला गलत हो तो उसको भी पनिश करो, अगर पुरुष पुरुष गलत है उसको पनिश कर रहे हो तो महिला गलत जी है तो सिद्धार्थ उसको जी, भी 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। कहना चाहूंगा कि दो बदलाव चाहिए। एक तो सेंसिटिविटी, जैसे ये कह रही हैं कि दोनों पक्षों को एक बराबर देखा जाए, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, अदालतें जो बना हुआ न्याय, जो कानून है, जो न्याय है, उसी को इम्प्लीमेंट करती हैं। कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, ये जरूरी है, आवश्यक है, और साथ ही हमें माइंडसेट में भी बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? दो चीजें हम देख रहे हैं। एक तरफ जो समाज में दहेज चलता है, इसको हम मना नहीं कर सकते, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग जो हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा, पर जब तक संसद इस पे दिमाग नहीं लगाएगी, जब तक सरकार इस पे विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, और वो बदलाव अब जरूरी है। अब जरूरी है। राणा सर, मैं आपसे सिद्धार्थ जी। विनती करती हूँ, आपके माध्यम से मैं सिद्धार्थ सर से बात कर पा रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ आप दोनों से, आप बहुत दिग्गज इंसान हैं। हम लोग बहुत साल हो गए हैं ये बोलते हैं कि कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। सिद्धार्थ सर, इफ वी कैन petition to form a committee to look at the efficacy of these laws. Sir, I'm right now doing cases where one woman has filed 14 rape cases, 7 rape cases on multiple people. Rape laws also are being misused in exactly the same manner, sir. I think it is high time, sir, that there should be a committee to look at this horrid misuse of the laws The and law commission should be looking into this. The law commission should be looking into this, and that should be taken up. You're जी absolutely right. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल दीपिका और सिद्धार्थ जी दोनों ये कह रहे हैं कि कानून वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए है, ताकि परिवार के भीतर, समाज के भीतर जुल्म जाति का वो शिकार ना हो, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल लगातार किया जाता रहा है। और दीपिका कह रही थी कि मेरे पास ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कई लोगों के ऊपर रेप केसेस डाल रखे हैं और उसमें सुनवाई नहीं होती है, यानी कि उस महिला को सही माना जाता है जिसने एक साथ 9 लोगों के ऊपर बलात्कार के मामले डाल रखे हैं। और अतुल के मामले में एक आदमी लगातार कोर्ट के भीतर कहता रहा है कि मेरे खिलाफ जितने भी मामले हैं वो सारे गलत हैं। वो अपने दस्तावेज दिखाता रहा, सबूत दिखाता रहा है, सारी सच्चाइयों को कोर्ट के सामने रखने के बाद भी कोर्ट ने उसके ऊपर तनिक भी तरस नहीं खाया और लगातार 9 मामले उसके ऊपर दर्ज रहे। आदमी बेंगलोर से जौनपुर, जौनपुर से बेंगलोर करता रहा, पैसा उसका लुटता रहा, वो तबाह होता रहा और आखिरकार में उसने अपनी जान दे दी। मैं 2 ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक पत्नी और एक पति के बीच में संबंध कहां आकर के खड़ा हो जाते हैं जब आप सामने वाले को तबाह करने पर आमादा हो जाएं। ये अतुल की आत्महत्या और अदालत के भीतर जो बात चल रही थी, जज कह रही हैं कि केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। मैम, ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम भरण पोषण के आदेश के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद मैम ने कहा कि फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही हैं। मैम, आप पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरी और मेरी फैमिली पर कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं। उसके बाद मैम कहती हैं कि ये तुम्हारा जो है, मैम आप पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए हैं जो मैं आपको पहले से पढ़ा रहा हूँ, और मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे हैं। मैडम कहती हैं कि तुम अपना केस सेटल कर लो,
मैं 5 लाख रुपए लूँगी और सेटल करवा दूँगी, तुम्हारी पत्नी भी एडजस्ट कर लेगी। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो अदालतों के भीतर पुलिस के पास लोगों की होती हैं जो इस तरह के मुकदमों में फंस जाते हैं, और ख़ास करके आप फैमिली डिस्प्यूट में होते हैं, दहेज उत्पीड़न के मामले में होते हैं, घरेलू हिंसा के मामले में तो हैं। तो जैसा सिद्धार्थ लूथरा कह रहे थे कि एक जब मुकदमा आता है उसके साथ कई मुकदमे जो हैं वो अपने आप आ जाते हैं और फिर आप कई तरह के केसेस में